Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. और बड़े ही ज़बरदस्त वीकेंड इसलिए गुजरा क्योंकि एक इवेंट का पूरी दुनिया में इंतज़ार था और वो है फीफा वर्ल्ड कप, जो पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क में हो रहा है ना, ऐसा ही है ना, मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है कतर, जहां पर बाकायदा इसका आगाज हो गया है। दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें 30 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। और ऑल्दो जिस टीम का ये होम ग्राउंड है उनके जीतने के इम्कानात बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कल पहला मैच हार भी गए हैं। आपको पता ही है, कतर और इक्वाडोर का पहला मैच था और बहुत ही मतलब दिल चाह रहा था, इतनी मेहनत की है कतर ने। इनका भी वैसे दिल चाह रहा होगा मेरा ख्याल है कि इतना हमने पैसा लगा दिया है, कोई एक मैच तो जीत जाए। समथिंग टू द ट्यून ऑफ 200 मिलियन कतरी रियाल जो है ये इन्होंने लगाए हैं। ऑलमोस्ट कहा यही जा रहा है जितने स्टेडियम सेटअप किए हैं, जितना फैसिलिटेट किया है, पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो कतर पे है। लेकिन पहला मैच जो उनका हुआ उसमें वो हार गए। चलिए मैच में हम बाद में आते हैं ना, हम जरा ओपनिंग सेरेमनी पे आ जाते हैं। मुझे जो इनका मैस्कॉट है ना, वो जो कंतूरा होता है ना, वो ब्लैक लाइब उसका नाम रखा है ना उन्होंने। हाँ लाइब, और उसको ऊपर सर पे जो बैंड पहना होता है वो क्या कहते हैं उसे? दाशा या समथिंग लाइक दैट। You have grown up in Abu Dhabi, so you better know. I'm forgetting that, but anyway, having said that, वो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मैस्कॉट है। वो हर एक्चुअली वर्ल्ड कप में rather very cute. चलें जी, मैस्कॉट की तस्वीर भी आ गई तो लोगों को समझ आ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। सो मैस्कॉट वाज रियली नाइस और पूरा एक स्टेडियम जितना ही ऑलमोस्ट काफ़ी इन्फ्लेट करके उन्होंने उड़ाया भी। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी हिस्ट्री भी दी गई ऑफ द रीजन और दी किसने? मॉर्गन फ्रीमैन ने। आपको पता है मॉर्गन फ्रीमैन हॉलीवुड के एक बहुत ही माने जाने अदाकार हैं और एक उनका ऑलमोस्ट एक लेजेंड स्टेटस हो गया। और उनकी आवाज़ ऐसी है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं ना तो आप तवज्जो देते हैं। और पता है क्या, मास्टर ऑफ सेरेमनी। ये भी अलग फैलवी कहानी लगती है, हालांकि हकीकत है कि कैसे एक मच्छरों की बस्ती दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में से एक बन गया। और कतर आप जाए ना तो एक ही दोहा ही लगता है बस कतर, लेकिन अपेरेंटली 5 शहर हैं जहां पर मुख्तलिफ स्टेडियम्स तामीर किए गए हैं और वहां पर ये मुख्तलिफ मैचेस होंगे। लेकिन व्हाट अ जर्नी। स्टेडियम्स का भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पूरा सिलसिला है कि बहुत से स्टेडियम्स जो इनके हैं वो इस इवेंट के बाद डिसमेंटल हो जाएंगे। यानी वो इस तरह उन्होंने सेटअप किया गया है ताकि ऑब्वियसली अब हो गया इवेंट, उसके बाद क्या करेंगे, तो दे कैन टर्न इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एरिनाज और उनको आप डिसमेंटल करके बहुत कुछ उनके साथ कर सकते हैं। तो एनीवे ये जो कल ओपनिंग सेरेमनी थी तो मॉर्गन फ्रीमैन ने बड़ी अपनी आवाज़ में जादू एक जो है वो चलाया। भरा हुआ था स्टेडियम एंड देवर लाइट्स एंड फायरवर्क्स। और उनके अपने दोहा कतर के जो हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, ही वाज आल्सो देयर, कुरान की तलावत से शुरू हुआ। इट वाज वेरी डिफरेंट आई थिंक फ्रॉम एनीथिंग दैट द वर्ल्ड हैड एवर सीन. It had to be different because you know this is the first in a lot of things, because this is the first Muslim country to hold the biggest sporting event of the world. और certainly फिर अपना कल्चर, अपना मजहब, अपना सब कुछ दिखाना, दुनिया के सामने प्रेजेंट करना और जिम्मेदारी से करना और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया मनवाना भी होता है, अपने आप को मनवाना भी होता है। लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बिल्कुल ये इवेंट जो है स्टार्ट होने से पहले डिफरेंट चीज़ों के बड़ी क्रिटिसिज्म्स वगैरह हो रही थी, तो एक अपने आप को मनवाना भी है। वर्ल्ड लीडर्स जो है बाय द वे, मुल्क इन्होंने टर्न अराउंड किया है अपना पूरा, ना सिर्फ दोहा बल्कि पूरा मुल्क टर्न अराउंड किया है अराउंड द स्पोर्टिंग इवेंट फ्रॉम देयर बुलेट ट्रेन्स। मतलब मैं 4 साल पहले गया था और तब से उनकी बुलेट ट्रेन्स और उनकी जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनकी आजमाइशी सफर शुरू हो चुके थे। मतलब दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस फॉर ईयर्स, अकोमोडेट सो मेनी टूरिस्ट जो ऑब्वियसली इस इवेंट के साथ साथ, आपको पता है कि फुटबॉल के तो डाई हैड फैंस होते हैं, वो तो जहाँ इवेंट हो रहा होता है वो वहाँ ट्रैवल करते हैं, तो उनको भी अकोमोडेट करना। एंड ऑब्वियसली वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं, ये एक बिल्कुल अरब मुल्क है, तो वो थोड़ी सी सेंसिबिलिटीज़ को मैच करना बड़ा चैलेंजिंग रहा। दिस लुक्स अमेजिंग। और मेरी भांजों में ना, मेरी 2 of my sisters used to live in Qatar, one has now moved to another country, लेकिन हमारे बच्चों में एक बच्चा है कतर बॉर्न, ठीक है, कतर बॉर्न। सो ही वाज बोर्न इन कतर, सो उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द कतर फुटबॉल टीम। तो कल बेचारा अकेला वो मैच देख रहा था, बाकी नोबडी वाज इंटरेस्टेड एंड ही वाज रियली सैड कि कतर इस तरह हार गया। एसोसिएशन की बात हो रही है तो मेरे 4 नेफ्यूज और नीसेस जो है वो दोहा में पैदा हुए हैं, कतर बॉर्न है, बिकॉज माय सिस्टर यूज्ड टू लिव देयर एज वेल। अब वो कहीं और मूव हो गई है, लेकिन वो भी हालांकि बैठे किसी और मुल्क में हुए हैं, लेकिन बड़ी प्राउड फीलिंग है
कि जी दोहा में जो है ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। मोर ऑन दैट लेटर, इसको ज़रा डिटेल में हम मज़ीद बात करना चाहेंगे और ख़ासतौर पे BTS के एक मेंबर की जो परफॉर्मेंस है वो तो हम ज़रूर बात करेंगे, वरना हमें बड़ी आप ज़रा खफा हो जाते हैं हमसे और फिर आपने ट्विटर ट्रेंड चलाना शुरू कर देना है। हमारे अगेंस्ट इस ऐसे हम होने नहीं देंगे, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर दैट बिकॉज कुछ और खबरें हैं जिस पे बात हो जाए। जनाब बताना हमने ये है, वैसे तो कल बहुत सारे इंकशाफात मुख्तलिफ TV चैनल्स पे हमने देखे, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ढोल का पोल भी फ़ौरन ही खुल गया। कुछ दीगर मामलात भी हैं हम जिनका जिक्र करना चाहेंगे। नाइजीरिया के एक अदीब हैं बिन ओकरी, वैसे तो बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं, कई किताबें इन्हें लिखी हैं और इन्हें इनामात मिले हैं। और अचानक ये अदब की बातें क्यों याद आ गई हैं? बात तो मेरा मैं बताता हूँ आपको, इसलिए क्योंकि इनका एक कॉल है या इनकी लिखी हुई एक बात है जो मुझे लगता है कि सिचुएशन पे टिच बैठती है। और वो ये कहते हैं कि सियासतदान और जादूगरों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है जी, क्या है? और वो ये है कि दोनों की कोशिश होती है कि लोगों को वो नज़र आना चाहिए जो असल में है नहीं, वरना लोगों को हकीकत पता चली तो दोनों का नुकसान होगा। अच्छा, मुझे So be it a magician or be it a politician. अच्छा, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये बात क्या हो रही होगी। ऑब्वियसली कोई तोशा खाना की कोई रिलेटेड बात है, आई एम श्योर You ऐसा can ही relate कुछ लग रहा है relate it to To a lot of things anything. around us. Yes. हाँ, लेकिन एनीवे तोशा खाना चूँकि एक बड़ी इस वक्त बात हो भी रही है, आपको पता है कि हमारा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उसी से ही कोई जुड़ी हुई बात होगी। तोशा खाना का मामला ऐसा ही लग रहा है जिस तरह के आपने अभी कहा, और कि दिखाया कुछ जा रहा है और है कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्कुल एक स्मोक स्क्रीन जिसको कहते हैं ना, लगता है कि वो है हर चीज़ के सामने, हर सच्चाई के सामने। यानी ये हाथी के दांत वाला मामला था कि खाने के और दिखाने के और। हमने काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए हैं ना। क्योंकि ऐसे कहानियां घड़ी गई और ऐसा कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करी गई जिसका हकीकत से जब अब हकीकत आया हो रही है दूर दूर तक कोई ताल्लुक था ही नहीं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तोशाखाना से तोहफे लेने के लिए 20% के बजाय कीमत 50% कर दी, और इस पर सियासी दाद ऑब्वियसली उनको मिली। जय जय हुई कि और क्या होनी ही भी बात चाहिए है, थी। ज़रूर बहुत अच्छी बात थी इन प्रिंसिपल, लेकिन ये कानून जो था सिर्फ दूसरों के लिए था। और इमरान खान साहब बदस्तूर 20% अदायगी पर तहाइफ जो है वो हासिल करते रहे, और अक्सर तहाइफ पहले ख़रीदे जाते, अदायगी बाद में होती। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना जो नोटिस करने वाली बातें कि ये हो क्या रहा है, मामला उल्टा क्यों चल रहा है। पहले लग रहा था कि ये मामला एक आध घड़ी और शायद 2-4 करोड़ रुपए का है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि ये 10-50 नहीं करोड़ों की बात और हो रही है। हजरत उमर की चादर की मिसालें देने वाले जब इस तरह सरकारी तहाइफ का की बंदर बांट करते हैं या फिर ठट्ठों में उड़ाते हैं कि जनाब ये तो तुम बेच दो और इसके पैसे तुम दे दो और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो फिर आप कहते हैं ना कि कौलो फ़ेल में कितना तजाद है, कितना तजाद है। मतलब अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है उन लोगों के जिन्होंने किसी ज़माने में इन बातों पर एतबार किया, और फिर अफसोस भी होता है उन लोगों पे जो अब भी इन बातों पर एतबार करने के लिए बैठे हुए हैं। सो बेसिकली सरकारी फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान 55 तहाइफ यानी 55 तोहफे मुफ्त का माल समझकर घर ले गए। कैन यू इमेजिन 55 ऐसे प्रेजेंट्स, ऐसे गिफ्ट्स उनको मिले थे जबकि आपको बता दें कि कितने थे तहाइफ? 53 तहाइफ के लिए उन्होंने 3 करोड़ 79 लाख रुपए जमा कराए। इनकी अपनी हुकूमत में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को वाज़ेह तौर पर हिदायत थी कि गैर मुल्की तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए, लेकिन 5 दोस्त अरब रियासतों के दौरों पर क्या तोहफा मिला कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। सिफारती माहिरीन कहते हैं कि अरब रियासतों की रिवायत रही है कि वो ज़रूर तहाइफ देते हैं। ये नामुमकिन है कि वज़ीर आज़म दौरा करें और तहाइफ ना मिले। वी ऑल नो दैट। बहरहाल अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि एक तो तहाइफ की कीमत इंतहाई कम लगवाई गई, उन्हें बहुत कम वैल्यू पर रखा गया, उसका भी 20% अदा किया गया, हालांकि खुद ही कानून 50% का लागू कर चुके थे। फिर जब इसे बेचा गया तो वो भी कौड़ियों के दाम, अपेरेंटली बताया ये गया है कि कौड़ियों के दाम बेचा गया। अब असल में कितनों का बेचा गया है ये तो अल्लाहु आलम, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो रसीदें जमा कराई गई हैं ना, वो जो कच्ची सी रसीदें आ जाती हैं, वो तो बिल्कुल ना मानने वाली कीमतें हैं। और ये सब कुछ उस शख्स ने किया जो खुद इस सब का मुखालिफ था। अगर इमरान खान या उनके चाहने वालों को कुछ याद नहीं रहा तो हम आपको याद दिलाते हैं। अच्छा, ये तो आपने खुद सुना है, खान साहब की ये बातें ही तो थी जिसकी वजह से आधा मुल्क जो है वो माइल हुआ और बड़ी अच्छी लगती थी। खैर, बात सिर्फ तोशा खाना से तहाइफ लेने की नहीं रही। आला
अखलाकियात और साफ चली शफाफ चली की भी बातें जो है वो छोड़ें, असल चीज़ ये है सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल बॉटम लाइन अगर आप पूछें तो बिल्कुल यही है। और हैरान कुन बात ये कि इत्तेहादी हुकूमत इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो कर रही है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हो रही है और ना ऐसा कोई इरादा नज़र आ रहा है। इसके बारे में मतलब सिर्फ बातें ही हो रही हैं, आगे कुछ नहीं हो रहा। और हम तो ये कहेंगे कि तोशाखाना की बहती गंगा में माजी में भी जिसने हाथ धोए हैं, तफसीलात अवाम के सामने आनी शायद चाहिए। इसीलिए कतरा रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद इसीलिए कतरा रहे हैं क्योंकि obvious उनका भी नाम बीच में आ जाएगा। जो मौजूदा हैं उन्होंने भी माजी में मतलब उसकी तफसील भी सामने आनी चाहिए ना, क्या कुछ लिया, कितने में लिया, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुबैना तौर पर बेची गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं इस तरफ अटेंशन जाए। अब खुलेगी तो फिर बात तो बहुत दूर दूर और जानी भी चाहिए, और जानी भी चाहिए। मतलब ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जो चीज़ इमरान खान के लिए जायज़ नहीं है वो किसी और के लिए भी जायज़ नहीं हो सकती। तो हम यहाँ एक कहेंगे कि जब शायद हमारा ये एजम्पशन है कि हुकूमत इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके अपने हाथ भी माजी में इस सिलसिले में बहुत साफ नहीं है। सोचा जाएगा कि इसी वजह से नहीं हो रही। सरबराह पिलदाज अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। बताइएगा तोशाखाना से मुताल्लिक जो बातें सामने आ रही हैं, सब हम समेत सभी हैरान हैं। अब ये कानूनी या गैर कानूनी इसमें इस बहस से क़तई नज़र हम आपसे जानना चाहते हैं कि दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ को ख़रीद कर बेचने का ये कारोबार ही है जो बन गया। इसकी लीगैलिटी क्या है? मतलब ये सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है या फिर इसके दीगर पहलू भी हैं? देखिए, जो तोशाखाना से मुतल्लिक रूल्स हैं उनके अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रिटेंशन, यानी जो जिसको तोहफा मिला हो वो रिटेन कर सकता है। या तो 30,000 से कम का हो तो बग़ैर कोई चार्ज पे किए हुए, और अगर 30,000 रुपये से ज़ायद मालियत का हो तो फिर वो उसकी एक परसेंटेज पे करके रिटेन कर सकता है। तो रिटेन का मतलब है अपने पास रख सकता है, यानी उसको बेचना और उसको किसी दूसरे को दे देना ये शायद रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। तो मैं तो इसको यही समझता हूँ कि उसको अगर बेचा जाएगा तो वो तो बहुत ही मायूब बात होगी, लेकिन किसी दूसरे को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिसने आपको ये तोहफ़ा दिया है फिर वो बहुत बुरा महसूस करेगा और उससे आपके ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। इसलिए बेचने का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता, उससे आपके मुल्क की बहुत रुसवाई होती है। खाए कानूनी हो या ना, ये गैर अखलाकी बात ज़रूर है। 100% आपसे इसलिए भी अग्री करेंगे कि छोड़ दें तोशाखाना को। आपको भी अगर कोई और तोहफा दे के जाता है आपके घर के लिए, आपके लिए, और आप आगे उसको फरोख्त कर दें, बेच दें, आप उसके पैसे रख लें, तो कितना बुरा लगता है। मतलब हम लिटरली अपने ऊपर भी अगर ये एग्जांपल लें, मैं तो दोबारा मिलूं ना कभी उस बंदे से, शर्म सी आ जाए बजाय इसके कि उसको दोबारा तोहफा दूं। 100% मतलब आपके दिल में तो एक चोर होगा ना कि भाई इसके तोहफे का मैंने किया क्या था। तो ये तो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे इट साउंड सो बैड। अहमद बिलाल साहब, अब इस मामले में कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सजाएं भी मौजूद हैं, तय भी हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब की नाअहली का जेन्युइन खतरा है इधर? जी देखिए, एक तो नाअहली पहले डिक्लेयर हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से, क्योंकि उन्होंने ये उन पर इल्ज़ाम जो है वो ये कि उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट में जो कि हर साल जमा कराना होता है इलेक्शन कमीशन को, उसके अंदर 2 साल तक इसके बारे में जो पैसे उन्हें रिसीव हुए उसका कोई उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। तो चूँकि उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उसके अंदर बयान नहीं हुआ, लिहाजा इलेक्शन कमीशन उन्हें पहले डिस्क्वालीफाई या कम से कम डिसीट कर चुका है अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई दूसरे रूल्स की और कवानीन की खिलाफ वर्जी भी सामने आए, मिसाल के तौर से कि उन्होंने इनकम टैक्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, या वो कैश इतना बड़ा लेके आए हैं बाहर के मुल्क से, ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिससे मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई हो, तो ज़ाहिर है उसके फिर मुताबिक अलग से मामला होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं नहीं, उसके हिसाब से फैसला होगा। लेकिन कम से कम एक मामले में तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका है और वो अभी तक वैलिड है, उसको किसी ने उसको कोई स्टे ऑर्डर वगैरह भी नहीं दिया। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा, आपने भी मतलब सभी मामलात को अच्छी तरह देखा है और
आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से कानूनी पेचीदगियाँ इसमें हैं, डिमांड भी कर रखी है कि तमाम साबिका हुक्मरानों के तोशाखाना जो डीलिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड आवाम के सामने रखा जाए। आपका भी ये मुतालबा है, हम भी यहाँ पर यही मुसर हैं। अब एक वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड सामने आया है तो हम दोस्त ममालिक के सामने शर्मिंदा फिर रहे हैं। अगर बाकी सबका पता लग जाएगा तो फिर मामलात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। आई गेस देखिए, ये इस मामले में तो बदकिस्मती से हुआ ये कि वो जो तोहफे हैं वो फ़रोख्त किए गए और फिर वो आइडेंटिफाई हो गए कि किस मुल्क ने दिए थे। अगर हम उस मुल्क को आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है उनको पब्लिक करने में। और हमारी अदालत ने भी यही कहा था इस मामले में, जब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये मालूमात मांगी गई थी और इसको इनकार कर दिया गया था इसी बुनियाद पे, तो फिर यह मामला अदालत में गया था। तो अदालत ने उससे पहले इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी कह दिया था कि ये मालूमात दे दी जाएँ, पब्लिक कर दी जाए। फिर जब ये अदालत में चैलेंज किया हुकूमत ने, तो अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अदालत पे सारी इस बात को स्क्रूटनाइज कर लिया गया है। अगर उस मुल्क का नाम और उस देने वाले सरबराह का नाम न बताया जाए तो मेरे ख्याल में फिर कोई हर्ज नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल वही बातें कही हैं जो कि पूरे मुल्क को एक्चुअली फील होनी चाहिए, बिकॉज ये एम्बेरसिंग है एट द एंड ऑफ द डे कि आपके इतनी करीबी दोस्त ममालिक जिनसे आपके इतने ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हों और आप छुप के उनके दिए। नेचुरली दोज आर वेल्थी नेशंस। जब आपको तोहफा भी देंगे तो कोई छोटा मोटा 30,000 टाइप तोहफा तो नहीं देंगे ना, करोड़ों अरबों का तोहफा होगा और आपको ऑनर किया जा रहा है आपको ये तोहफा दे के, वरना उनको क्या पड़ी है कि वो आपको दे। और आप रात के अंधेरे में जाके पतली गली से जाके जी उसको बेच दें और उसके बाद एक इतना बड़ा स्कैंडल बन जाए, पूरा मुल्क बच्चा इस पे बात हो रहा हो, कर रहा हो और बात ये हो कि जी कितने में बेचे थे, किसको बेचे थे, किधर लगाए वो पैसे। मतलब इस किस्म की डिस्कोर्स में पढ़ने की आपको जरूरत क्या थी? बट बहुत ही छोटी हरकत है, बहुत ही मतलब फजूल बात है। और considering this one particular gift of this Makkah watch and the pen and the cufflinks and the ring, when you look at the gift, आपको अंदाजा होता है कि so much heart and mind has gone into the creation and decision of giving this gift to somebody. मतलब आप किसी को दिल से जब तोहफा देते हैं ना तो वो मेहनत करते हैं और वो पता लग जाता है। और वो दिल से तोहफा दिया हुआ इस केस में तो कम से कम सर्टनली साबित हो रहा है कि किसी ने बड़ा सोच समझकर बड़ा प्यार से किसी को ये तोहफा देकर उसे इज्जत दी है। दिस इज़ एम्बेरसिंग। मतलब अगर इसमें कुछ भी ना निकले ना, कोई सजाएं वगैरह भी ना हो, तो एक शख्स जो ये कर रहा है उसकी इस हरकत से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ तो पता चलता है कि हाउ एम्बेरसिंग इट इज़ एंड व्हाट अ स्मॉल थिंग इट इज़ टू डू। कि एक छोटी सी हरकत जो होती है ना और आपको जब ये भी पता हो कि मुल्क में ये तोशाखाना के तोहफों का बिकना या रिटेन करना एक मुतनाज़े इशू ऑलरेडी है, तो आप ना जाए उस तरफ, आप ना करें, आप भी उस फहरिस्त में लग गए हैं, तो आप क्या डिवीजन होगी कि आप पहले से बेहतर वाले आपको पता है कि शहबाज गिल साहब इस सिलसिले में जब बयानात और तफसीली वजाहतें देते थे तो कहते थे कि जनाब पे ऑर्डर और चेक के जरिए, तो अब तो सारा कच्चा छट्टा सामने आ गया है कि ना कोई पे ऑर्डर है ना कोई चेक है। कंसिडरिंग दिस वॉच ओनली, इसकी भी 2 करोड़ रुपए कैश में पेमेंट दी गई है और जिस दुकान से एवेल्यूएट इसे कराया गया या मुबैना तौर पर इसे बेचा गया उसकी हालत भी आपके सामने है, जिसका मालिक ऑलरेडी फ़रार है इस मुल्क से। और पूरा सेट, पहले तो घड़ी घड़ी करते रहे, पूरा सेट ही एज इट इज़ ये बेचा गया और पूरा सेट ही किसी और शख्स के पास दुबई में इस वक्त मौजूद है। एंड दैट मैन इज़ टू वेटिंग फॉर देम टू सू हिम। सो प्लीज़, आज डे 5 है, मेरा ख्याल है कानूनी चाराजोई करने का, तो एक छोटी सी याद दहानी है कि कानूनी चाराजोई करें। फिर कासुल अरब की हम बात करेंगे दोबारा। बहुत से ज़्यादा स्टैट्स जो है हमारे सामने आ गए, कुछ शॉकिंग भी है। सबसे पहला तो ये है कि इस पूरे इवेंट में हम फीफा वर्ल्ड कप इन दोहा की बात कर रहे हैं। जो टीम जीतेगी ना, अब्दुल्ला ये जरा गौर करें, इससे तो बेहतर था फुटबॉल ही खेल लेते। तो जो टीम जीतेगी उनको $42 मिलियन की रकम, जो तोहफा है ना, प्राइस मनी, वो मिलेगी और साथ ही मिलेगी ट्रॉफी। ये ट्रॉफी तो बड़ी मतलब प्रेस्टिजियस है ही, बिकॉज इसकी यही शेप रहती है ओवर द इयर्स। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेरेमनी इसका वो 3D मॉडल टाइप, आपको पता है, वो ग्राउंड में फिर नमूदार हुआ है। क्या जबरदस्त मंजर था वो भी। लेकिन $42 मिलियन पे गौर कीजिएगा। मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसी एक रकम सेट कर दी है कतर वालों ने विनर्स को देने के लिए कि शायद ही
कोई और मुल्क इस रकम को बाद में मैच कर पाए। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्टिंग इवेंट या वर्ल्ड कप भी है ये अब तक का, और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसकी एक फहरिस्त है। अगर आपके पास टिकट हो तो बस वो आपको एक हया कार्ड जारी हो जाता है, वही आपका वीज़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर आपको तमाम तर जो बड़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कतर ने टू रीच टू द स्टेडियम्स एंड होटल्स एंड अदर रेजिडेंसेस, बेसिकली गाड़ियों को और गाड़ियों की पोल्यूशन को भी डिस्करेज करने के लिए फिर उसी हया कार्ड पे आप एक ई वीज़ा अप्लाई करके सऊदी अरब उम्रा करने भी जा सकते हैं टू अट्रैक्ट द मुस्लिम टूरिस्ट एज वेल। सो एक तवील फहरिस्त है जो एडवांटेजेस दिए गए हैं, और अब ये लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हैं कि मतलब कि लिटरली कोई छींक भी नहीं मारेगा इन स्टेडियम्स में, क्योंकि अगर आपने कोई गंदगी मचाई स्टेडियम के अंदर तो आपको यूरो में फ़ाइन होगा। मतलब कि आपको दिरहम रियाल वगैरह में फ़ाइन नहीं होगा, यूरो में होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 400 to 2000 यूरोज़। मतलब कि इतना तो आप बजट लेके शायद वहाँ पहुँचे हो जितना फ़ाइन हो सकता है। सो कतर इज़ मेकिंग श्योर कि सफाई जो है उसकी बिल्कुल पाबंद रहे सारे। अच्छा, और इसको मॉनिटर कैसे करेंगे? इसके लिए 15,000 जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं। वैसे मैंने सोचा कि ये 15,000 जदीद कैमरे 28 दिन बाद अगर इनके किसी काम के ना रहें तो ये हमें दे दें, हम यहाँ सेफ सिटी में लगा लेंगे। अच्छा देखिए, बहुत ही आला आपकी ख्वाहिश है, आई डाउट कि पूरी होगी, इस इंतज़ार में ना बैठ जाना। लेकिन वहाँ दोहा में इन्होंने पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। हाँ। पूरा एक मैकेनिज़्म है कि ये 15,000 कैमरास जो हैं वो किस तरह सर्वेलेंस उनकी रहेगी, पूरे शहर की एक सर्वेलेंस रहेगी, ऑफ कोर्स स्टेडियम्स की तो रहेगी, बिकॉज दुनिया से आप समझे जो टूरिस्ट है वो पहुँच चुका है या फिर पहुँच रहा है। मतलब पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम यूरोप, फुटबॉल लवर्स जो कि हर जगह फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ उनके मुल्क की टीमें जाती हैं या फिर उनके क्लब्स की टीमें जाती हैं, दे फॉलो देम एंड नाउ दे आर ऑल इन दोहा। तो लिहाजा कुछ और चीज़ों पे भी पाबंदी है। ड्रेस कोड्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ड्रेस कोड, अल्कोहल के लिए भी तो बहुत सी चीज़ें, कुछ डेकोरम है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। सो वो चीज़ें तमाम इन्होंने अपने आने वाले टूरिस्टों को बता दी हैं कि भाई ये तो हमारा मुल्क है और हमारे मुताबिक ही मामलात चलेंगे। अच्छा जी, लेकिन पीपल आर नॉट, यू नो, दे आर ओके विद इट। ऑब्वियसली हर मुल्क आप जाएंगे तो उनके कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे दैट यू हैव टू फॉलो। यू डू, तो करते भी हैं। दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट somebody's country, या फिर जिस सरजमीन में आप मौजूद होते हैं कि भाई आप इतना एहतराम तो आप करेंगे ना उनके कवानीन। भाई आप अमेरिका जाते हैं तो लाइनों में खड़ा होना पड़ता है ना, इमिग्रेशन से स्टार्ट होके, तो फिर बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। एनीवे, आपको फिर याद दिला दें कि ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ फुटबॉल की आलमी जंग देखने को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। अदरवाइज़ पहले इससे नहीं हुआ। और कतर की आबादी आपको बता दें कि 30 लाख से कम है, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया भर से 12 लाख से ज़्यादा शायकीन जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और अब तक 30 लाख टिकट जो है वो फरोख्त हो चुके हैं, जिनमें से 37% तो कतर के रिहायशियों ने खरीद लिए थे, इसलिए 12 लाख सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं को उठाना चाहिए। ठीक है, कतर वालों का ये सर्टनली दुनिया को इम्प्रेस करने का प्लान अब तक ज़बरदस्त जा रहा है। एंड पीपल आर स्टंट व्हेन दे रीच दोहा। उन्होंने ऐसा बना दिया है और ऐसा सजा दिया है कि देखने वालों की आंखें खुली रह जाती हैं। अच्छा, लेकिन पहला दिन जो था वो ऑब्वियसली आप जितने भी पैसे लगा लेना तो टैलेंट तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर होता है ना, नहीं खरीद सकता। ये हम जान लेते हैं। सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे कौमी खिलाड़ी हैं फुटबॉल टीम के और कप्तान भी, और बड़ी गहरी नज़र है इनकी इस वर्ल्ड कप पे भी। सद्दाम इधर आए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने देखी कल की सेरेमनी, आपने ज़ाहिर है आप फुटबॉल प्लेयर हैं, आर्डेंट फ़ैन हैं, कल की सेरेमनी के बारे में अगर आपकी कोई ओपिनियन हो, या कितनी मुख्तलिफ या कितनी अच्छी थी पिछली सेरेमनी से? इट्स वेरी वंडरफुल। आई एम सुपर एक्साइटेड कि वर्ल्ड कप आ रहा है। फुटबॉल का मेगा इवेंट है पूरे वर्ल्ड का, और फुटबॉल जो है ना बिगेस्ट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे भी क्रेज़ हैं और आवाम फुटबॉल को काफ़ी पसंद करते हैं। आप देखें हमारे ऐसे टाउन्स हैं, स्पेशली मलीर और लियारी और दीगर भी हमारे कंट्रीज़ में ऐसे प्रोविजन है, सिटीज़ हैं, तो बच्चे अभी से ही मतलब के पेनाप्लेक्स लगाए हों, पागल हो गए हैं बच्चे, पागल हो गए, क्रेज़ हो गए उनके, मतलब कि अपने फेवरेट खिलाड़ी और कंट्री को सपोर्ट करते हैं, उनकी शर्टें ले रहे हैं, भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और काफ़ी बेहतरीन मतलब होता सेरेमनी था इसमें। स्पेशली एक ये था, एक अच्छा मैसेज था कतर का, जो जैसे कल्चर्स हैं, अपने रूल्स हैं, इसी तरह रिलीजन्स को भी लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को।
आई थिंक मोर देन 15 एंड 100 किड्स को मतलब कि कुरानी तलावत से वो किया है, फर्स्ट टाइम हुआ है बिकॉज क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ में हो रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं उन्होंने वहाँ मुतारिफ कराया है और टेक्नोलॉजी भी लेकर आए इसके काफ़ी चीज़ों में। जैसे इक्वाडोर का जो फर्स्ट और कतर का मैच था उसमें जो एक गोल जो है ना ऑफसेट की वजह हुई, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, तो वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो गोल कैंसिल हुआ, वरना 3 गोल होते। अच्छा, that's interesting. ये नहीं हमें पता था। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात एक पॉइंट आउट की है। एक तो हमें पाकिस्तान में बैठे हुए इतनी ज़्यादा खुशी भी इसलिए हो रही है, एफिनिटी भी हो रही है बिकॉज एक मुस्लिम मुल्क में इतना बड़ा मेगा इवेंट हुआ है। हमें थोड़ी सी एक वो वैसे ही अटैचमेंट हो जाती है ना कि लगता है कि क्लोजर ये चीज़ आ गई है, वरना यूरोप वगैरह में कहीं हो रही होती तो हमें लगता है कि हमसे बहुत दूर है और हमारा इतना कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। द फैक्ट दैट इट इज़ इन दोहा इज़ अ वेरी बिग थिंग। और पाकिस्तान जब मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बना था ना, तो पूरी मुस्लिम दुनिया ने सेलिब्रेट किया था। इसी तरह अब खेलों की दुनिया की अगर बात करें तो पहला मुस्लिम मुल्क जहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट। अच्छा सदाम, आपसे ये हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अभी तो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ है सारा इवेंट, अभी तो बहुत सा फुटबॉल खेला जाएगा, बहुत से मुल्क बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप सबसे ज़्यादा? डेफिनेटली आई एम गोइंग विद ब्राज़ील, बट अभी काफ़ी कम्पिटिटिव वो है, काफ़ी मतलब कि काफ़ी हो सकता है जो लास्ट टाइम का चैंपियन है फ्रांस, उसके ऊपर भी नज़रें हैं। काफ़ी हमें डिफरेंट उसको देखना पड़ता है विंग है, बिकॉज हम प्रोफेशनल हैं और विंग कैप्टन मैं लीड कर रहा हूँ, तो मुझे एनालाइज करने होते हैं डिफरेंट टीम्स। बिकॉज जो वर्ल्ड कप होता है ना वो हर साल कुछ नया लेकर आता है फुटबॉल की दुनिया में, नई टेक्निक्स, नए फॉर्मेशन, नए सिस्टम, तो हमें लर्न करना होता है, सीखना होता है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ नया क्या किया टीमों ने, या किसी कोचेज़ ने किस प्लान के तहत अपनी टीम को उतारा। अच्छा। या कुछ ये सारे सीखने पड़ते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी लीग्स, मतलब ला लीगा हो गई या इंग्लिश प्रीमियर लीग हो गई, तो अब हम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को देखें तो लिमिटेड ओवर्स की फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन है, तो क्या हम इंग्लैंड की फुटबॉल टीम से भी एक्सपेक्ट करें? यस डेफिनेटली, हमें यार उस कंट्री से सीखना चाहिए जिसका अपना जो है ना एक मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है और उनका अपना फुटबॉल जो है ना बहुत हाईली मतलब कि हाई रैंकिंग में, उनका अपना लीग काफ़ी हाई स्टैंडर्ड पे हो। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग है इंग्लिश प्रीमियर लीग है, और उसके बाद ला लीगा है, फिर इसी तरह फ्रांस का लीग है, जर्मनी का काफ़ी डिफरेंट, इटालियन लीग है, लीगा सीरिया है, तो लीगा 1 है, इस तरह डिफरेंट लीग्स हैं वर्ल्ड में। तो जितने ज़्यादा वर्ल्ड में ज़्यादा जिन मुल्क की रैंकिंग भी आई हो या उसका फुटबॉल में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, हमें सबसे सीखना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, जब हम बात कर ही रहे हैं सीखने की, तो अब इतना बड़ा इवेंट हो, 32 मुल्क जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दिल तो चाहता है ना कि हम भी बीच में हो। तो पाकिस्तान को आप जहाँ इतना क्रेज़ हो, ये भी नहीं कि हमारे लिए कोई एलियन स्पोर्ट है कि जी हमारे तो बच्चा फुटबॉल खेलता है, कुछ उम्मीद कोई अगले 10, 15, 20 सालों में आपको लगता है कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ सच मेगा इवेंट्स? मैं यहाँ मेंशन करता चाहूँ कि हर नेशन और हर खिलाड़ी का ये ख्वाब होता है कि उसकी मुल्क जो है ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे और वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। 32 टीमों का नेक्स्ट ईयर सोचा है फीफा ने, दूसरे मुल्कों को भी मौका मिले, बेचारे 32 में क्वालिफाई नहीं कर सकते, उस टीम को बढ़ाएंगे, 48 तक चले जाएंगे। वो एक अच्छा चांस है जैसे हम जैसे टीमें या दूसरी भी टीमों के लिए जो पहुँच नहीं सकते थे। अच्छा, ये जो विजुअल्स है ना लियारी के हैं, बाय द वे आपको पता है, आप क्रेज़ की बात कर रहे थे, तो वहाँ तो ऑलरेडी पूरा माहौल बन गया है। यस। सो सद्दाम, अच्छा आज ईरान का भी बाय द वे मैच है, सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ईरानी फुटबॉल टीम? यस, काफ़ी एक्सपीरियंस है ईरान को, काफ़ी वर्ल्ड कप में खेल चुका है और लास्ट टाइम भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए ईरान। तो डेफिनेटली इंग्लैंड का एक उसके काफ़ी एक्सपोजर है, तो काफ़ी कम्पिटिटिव मैच होगा फॉर मतलब इन्वायरमेंट की वजह से, बिकॉज इंग्लैंड जैसे उससे आ रहा है, लेकिन आप देखें जिस गोल्फ में हो रहा है इसमें वेदर और एटमॉस्फेयर का बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सेंट्रल एसीज किए हैं ग्राउंड्स को ताकि वेदर का इशू ना हो। और अब तो वैसे मौसम भी टुवर्ड्स द मिड ऑफ अच्छा भाई, हमारी टीम हो या ना हो वहाँ सदाम, हमारा फुटबॉल ज़रूर वहाँ यूज़ हो रहा है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि भाई हमारी कंट्रीब्यूशन तो है कि फुटबॉल हमारा ही है, हमारा ही बनाया हुआ जो कि इस इवेंट में हो रहा है। और अब से नहीं, अब तो सालों हो गए हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। फिर याद दहानी हम करा लें। वैसे क्या कमाल है हमारे फुटबॉल का, क्या खासियत है?
डेफिनेटली काफ़ी अरसे से, क्योंकि साथ साथ हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जब आप चीज़ों को टेक्नोलॉजी देखें, जो लास्ट टाइम फुटबॉल था फिर इंक्रीज़ कर दिया गया, विदाउट स्टिच हो गया, फिर विदाउट जो है एयर का जो है उसकी क्वालिटी को चेंज करके अभी जो है उसमें एक जो है वीआर एक सिस्टम लगाया, टेक्नोलॉजी डाला, जिससे ऑफसाइड जो है ना कनेक्ट हो जाता है कैमरा उसके साथ, तो ऑफसाइड का भी पता चल जाता है। वक्त के साथ जब बॉल के साथ सेंसर्स यस उसके साथ अटैच किया हुआ ओह, वाह। है। कल जो ऑफसाइड जो थर्ड गोल कैंसिल हुआ है वो वीआर की वजह से हुआ है, वरना ऐसे डिफिकल्ट था उसको जज करना। और मेंशन तो करना, इतने किक वगैरह के बावजूद वो चीज़ जो है वो आई बरकरार डोंट नो, रहती है। न्यू टेक्नोलॉजी कुछ किया है उन्होंने, सेमी पता नहीं क्या उसमें वीआर सिस्टम टेक्नोलॉजी ऐड किया है, उसकी वजह से शायद काफ़ी इम्प्रूव कर। लास्ट टाइम का गोल लाइन टेक्नोलॉजी आया था, अब उन्होंने कहा ऑफसाइड का भी काफ़ी इश्यूज बनते हैं, तो गोल्स के हवाले से उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। अब मैं मेंशन करता चलूँ, फुटबॉल तो हर टाइम वर्ल्ड कप का हिस्सा होता है, इस मरतबा हमें प्राउड करना चाहिए। हमारी पाक आर्मी जो है ना, सिक्योरिटी उनके अंडर रिस्पॉन्सिबल। बाय द वे आपको फिर दोबारा से हम काफ़ी बार मेंशन कर चुके ये हैं, दो चीजें लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी जिसमें है हमारी कंट्रीब्यूशन एक में तो हमेशा से ही होती है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सियालकोट का हमारा एक खास फुटबॉल जो फुटबॉल जो है वो है, इस बनाया मरतबा गया है, 3000 बिल्कुल। बाय द वे फुटबॉल्स जो हैं इसके बने हैं, जो एक्चुअली इवेंट में यूज होंगे, और फिर रेप्लिकास तो आप ना ही पूछे ना कि दुनिया में फिर कितने बिकते हैं और कितने बनते हैं और और क्या दूसरी कुछ चीज़ होता जिस पे है। हम वी कैन फील प्राउड इज़ कि पूरे जो फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान आर्मी की। सो वी हैव अ लॉट ऑफ आर पीपल ओवर देयर जो कि उस जगह को, ताकि इवेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह गुजर जाए और एंड सिक्योर ऑब्वियसली रहे, इट्स क्लोजर safe टू रहे। होम दिस टाइम, तो बहुत सारे फैंस जो हैं वो भी थैंक जा यू रहे हैं। सदाम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और Thank आपसे you हम so बात much. करते रहेंगे थ्रू सदा आउट दिस आपको हमने टूर्नामेंट। 28 दिन तंग करते रहे, या मोस्ट वेलकम। ठीक है, आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। अच्छा, फ्रॉम फुटबॉल टू क्रिकेट नाउ, बिकॉज आपको पता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने वाला है दिसंबर में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, अब इंजर हुए जी, आपको पता इंजर हुए थे शाहीन आफरीदी वर्ल्ड लेकिन कप अब में, इंजरी जो है वो कुछ बढ़ती चली जा रही है, इन द सेंस कि अब उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। मतलब कोई काला बकरा दें भाई भाई लड़के ये के लिए। तो ये ज़रा हमें भी टेंशन होगी जब हमें ये पता चला। बल्कि आफरीदी ने खुद अपनी एक तस्वीर लगाई, अपनी तस्वीर शेयर की, और उसमें ऑब्वियसली वो एक हॉस्पिटल बेड में थे और उन्होंने ये बताया कि मेरा अपेंडिसाइटिस हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, और इसलिए ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इंग्लैंड पाकिस्तान I टेस्ट guess he सीरीज। was never going to be a part of it, but ये I नहीं मुझे wonder। पता। और टेस्ट I सीरीज में don't तो know यही that. पहले भी डिस्कशन आ रही थी कि उनको ज़रा आराम दिया जाएगा, उनको रिहैब कराया जाएगा। अब लेकिन 3 तो की होल सर्जरी ही होती है अब अपेंडिक्स की, लेकिन फिर भी उसमें 3 होल्स तो होते ही हैं। लेकिन कैन आई जस्ट से कि देयर वाज अ चांस दैट ही माइट बिकम अ पार्ट ऑफ द सीरीज, अच्छा और जी। तीसरे टेस्ट में But उनको अब खिला तो लिया बिल्कुल जाए, ही कोई लेकिन सीन अब नहीं तो है। वो चांस भी आउट हो गया। सो ही इज ऑन रेस्ट, और आज स्क्वाड जो है पाकिस्तान स्क्वाड जो है वो अनाउंस भी किया जाएगा कि कौन कौन होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब आपसे भी पूछेंगे कि आपको कितना पता है, क्योंकि खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो 26 तारीख को रावलपिंडी में तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा के साथ जो है वो पहुंच रहे हैं। तो फिर आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, और अगर वो आपके आके सिर्फ इत्तलात- जलसा करके डिस्पर्स होना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें सहूलत देनी चाहिए। मतलब खान साहब के क्या इरादे हैं और आपकी इत्तलात क्या आपको बता रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर एतबार नहीं है कि 26 तारीख को वो आएंगे या फिर 26 तारीख जो है वो फिर आगे चली जाएगी। और ये अब लॉन्ग मार्च तो रहा नहीं, ये तो अब एक रिंग मार्च है जो इधर उधर रेंगता रहा है, अभी रेंगता रहेगा। और उसके बाद फिर ये एक इज्तिमा जो है वो रावलपिंडी में करने जा रहे हैं 26 तारीख को, जिसे वो कह रहे हैं कि वो तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा करेंगे, जबकि मेरा ख़्याल है कि पीटीआई की तारीख़ का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। जो इससे पहले वो लॉन्ग मार्च पे इज्तिमात करते आ रहे हैं, इधर उधर जितने भी शहरों में वो गए हैं वो सारे जो है वो आपके सामने हैं। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे सरकारी हाज़री मुलाजमीन की होगी और उससे ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक अपना जो है वो इज्तिमा करके जो रोज़ जो तकरीर है ख़ान साहब की, जिसमें वो इंतहाई बेशर्मी से अभी भी लोगों को करप्ट कहे जा रहे हैं, जो उनके साथ हुई है, जिस तरह से उन्हें अल्लाह ताला ने एक्सपोज़ किया है कि जिस तरह वो सबको, सबकी इज़्ज़त को जो है वो दाग लगाने की कोशिश करते थे, और अब जो उनके ज़ुम्मे लगा है और जिस तरह से
वो एक्सपोज हुए हैं, लेकिन ये उन्हीं का हौसला है और उन्हीं की ढिठाई है कि वो इसके बावजूद जो है वो अभी भी वही मंत्रा जो है वो दोहराते और पढ़ते जाते हैं। चलें, राना साहब, आपका एक मौक़िफ़ है, उनका एक मौक़िफ़ है, ये तो वोटर और सपोर्टर पब्लिक ही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली कि किसकी बात का उनको एतबार है। अब ये बता दें कि सब फ़रीक़ैन के सामने इस हफ्ते में सबसे अहम मामला तो नया आर्मी चीफ़ की तैनाती का ही है। अब हम 2-4 दिन से भी देख रहे हैं कि इस मुताल्लिक़ हुकूमत और सभी इत्तेहादी वाज़े हैं, लेकिन क्या ख़दशा है कोई सदर साहब के पास अगर समरी आए तो वो अपने आइनी किरदार से कुछ हटकर काम करेंगे या बस दस्तखत कर देंगे, जो रूटीन है, जो नॉर्म है, उसको फॉलो किया जाएगा? आप लोगों को ऐसी कोई खबर मिली है जिसकी बेसिस पे हमने कुछ इस सिलसिले में बयानात भी सुने? देखें, जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उसे ना तो इस लॉन्ग मार्च के ऐलान से कोई ख़दशा ख़तरा है और ना ही किसी और तरफ से। ये वज़ीर-ए-आज़म की आइनी जो है वो पावर है और जैसे ही वो इस के ऊपर अपने ऑर्डर सख्त करेंगे और अनाउंस करेंगे तो उसी वक्त से ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, वो उस फ़ैसले की जो है वो एक फॉर्मल जो है वो एंडोर्समेंट करेंगे। उन्हें उसे रोकने का कतई इख्तियार हासिल नहीं है। इस बारे में सदर ममलकत आरफ अलवी साहब ने ख़ुद भी वजाहत कर दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हाँ इस बारे में बयान दे के या इस किस्म की बात करके इसको अबहम में डाला जा रहा है। इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो आइनी और कानूनी तौर पे है ही नहीं। अच्छा राना साहब, अब फाइनली ये भी बता दें, और अगर इसका कोई हल निकल सकता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कि हमारी तारीख में हमेशा से ही आर्मी चीफ की तैनाती या अगर एक्सटेंशन के मामलात भी अगर बात हो रही हो तो बड़े अहम दिनों में सियासत अरूज पर हो जाती है। यही जिस तरह आजकल भी हो रहा है, बल्कि सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, हुकूमत भी ऐसा ही करती है। तो इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं बना दिया जाए, जैसे कि अगर का उसूल तय कर दिया जाए, बिल्कुल आप उसी पे एक निज़ाम जो है वो बना दें, जस्टिस के साथ मामले में किया गया और वजीर आजम को भी बिला वजह मुश्किल में इस सिचुएशन में डाला जाता है। तो इस पर आपकी राय क्या है कि इसका कोई मुस्तकिल निज़ाम होना चाहिए? देखिए, इसमें अगर कोई मुश्किल इसका हल या कोई लिमिट्स जो हैं वो अगर मुकर्रर हो जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और वैसे हैं भी। अब ये बात जो है तय है कि अगर एक तकर्री हो तो उसके लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स का पैनल आता है, और अगर 2 हो तो 5 का आता है। तो मीनिंग देयर बाई के सीनियरिटी लिस्ट जो है उसमें 1 to 5 या 1 to 3 जो है उसका एक असूल जो है वो वज़े हो चुका है। शायद इससे पहले ये नहीं था। तो इस तरह से जो है वो जब भी तकर्री हुई है तो इस तरह के हालात तो कभी भी नहीं हुए। आप 2016 ले लें या उससे पहले 2013 ले लें, ठीक है, लोगों को एक बहुत अहम अदारा है और उस अदारे की जो है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और पाकिस्तान का इंटरनल और एक्सटर्नल दिफा जो है उससे वाबस्ता है। तो उसके सरबराह की तकर्रर होने से मुतल्लक जो है वो मीडिया भी और दूसरे लोग भी कंसर्न तो रखते हैं, लेकिन कभी इस किस्म का जो तमाशा इन साहब ने, इमरान खान आज़ी ने लगाने की कोशिश की है, जिसमें वो बुरी तरह से अपना काम हो चुका है, तो ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ। और इस मर्तबा उनके इस अमल को पूरी ताकत के साथ जो है वो रद्द करना जो है बड़ा ज़रूरी था, वरना तो फिर हर 3 साल बाद यही फिर डोंग मार्च हुआ करेंगे और जलसे हुआ करेंगे और गिराव जलाव हुआ करेगा। तो ये अब इस मर्तबा जो कि अब आलमोस्ट ये बात जो है वो मैनेज हो चुकी है, और इनके ऐलान करदा तारीख से पहले इंशाअल्लाह ताला ये फ़ैसला जो है वो हो चुका हुआ होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात इससे पहले नहीं होती रही, ये इसी मर्तबा हुई है और ये शायद आखिरी मर्तबा हुई है। चलें, आप कह रहे हैं कि जी ये जो सियासत हो रही है इस मरतबा ज़रा ज़्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हर दफ़ा होती है वैसे। हाँ, इस मरतबा शायद ज़्यादा भी हो रही हो, बट होनी नहीं चाहिए। और इसका आप एक्चुअली अगर ये हमने जो सवाल किया है इसका कोई निज़ाम मुरतब हो जाए और इस सिलसिले में ज़रा
आपको पता ही है अब सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस या उससे अगला चीफ जस्टिस या उससे अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, ये सबको पता है। और फिर वो एक पूरी लिस्ट सीनियरिटी की तो ऑलरेडी बनी होती है, कोई मेजर चेंजेस तो बीच में आ नहीं जाने ना ओवर द ईयर्स, तो उसी तरह रहने थे, उसी तरह ही चलना चाहिए। शुडंट बिकम सच अ बिग फियास्को, जो कि ऑब्वियसली इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ही हो गया। और हम आपको कुछ ज़बरदस्त ख़वातीन से मुताल्लिक बताना चाहते हैं और एक ऐसी ही हाई अचीवर ख़ातून से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। बिल्कुल साथ पहले तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में आलमी सतह पर अपनी मेहनत, लगन और काम से अपना नाम जो है वो मनवा रही हैं, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से शुरू हुआ है। वी जस्ट लव द फैक्ट कि ये सिलसिला कहीं नहीं रुक रहा, बल्कि इसमें ज़्यादा जो है वो स्टीम जो है वो ज़रा ज़्यादा आ गई है, और बिलाशुबा हमें बहुत फ़ख्र है इस बात पे, और हम उनसे इन ख़वातीन से, इन हाई अचीविंग ख़वातीन से आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुई है, और हुमा फरीद ने, उनका नाम बिल्कुल मेरा नेम से कि मैं कह दूँ ना, इसलिए आई एम इवन मोर प्राउड। तो हुमा फरीद ने ट्विटर पर जब ये खबर शेयर की तो उन्हें मुबारकबाद देने वालों का जो था वो एक बहुत ही तांता बन गया। और उन्होंने जब अपनी कहानी लिखी ना कि किन किन हालात से गुजर कर वो वहाँ पहुँची, वो बड़ी इंस्पायरिंग है। लेकिन एक और ख़ातून जिनसे हम आपकी एक्चुअली आज मुलाकात कराएंगे वो हैं बैरिस्टर ज़हरा बयानी, और ज़हरा बयानी लिंकन्स इन की नुमाइंदगान की कमेटी की रुकन मुंतखब हुई हैं, और ये पहली पाकिस्तानी खातून वकील हैं जिन्हें ये एजाज़ मिला है। 4 साल तक वो इस बॉडी का हिस्सा रहेंगी, और वन ऑफ द इंस से एसोसिएट होना पड़ता है। किस तरह से उन्होंने बारट लॉ कहाँ से किया और फिर यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, ये हम ज़हरा बयानी से पूछते हैं। स्पेशली हमें खुशी तब होती है जब हम इन ख़वातीन का हम जिक्र कर रहे हो और इनके अचीवमेंट्स के साथ फर्स्ट हो, इन द सेंस कि हमने ज़हरा की बात की है बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू बी अ मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी एट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी क्यों। और इससे पहले हम हुमा की जो बात कर रहे थे वो अपनी फैमिली की पहली खातून थी जो कॉलेज तक गई थी, अंदाजा करें उसके बाद जो उन्होंने अचीव कर लिया वो तो एक और ही मार्का मारा, है। बट इवन टू बी इन कॉलेज शी वाज द फर्स्ट। और लिंकन्स इन आपको पता ही है, आपने माशरती इल्म की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, कायद आज़म यहाँ से फारिग तहसील थे, अल्लामा इकबाल यहाँ से फारिग तहसील थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ से फारिग तहसील थे, मार्गरेट थैचर यहाँ से फारिग तहसील थी। प्रेस्टीज का एक लेवल ही कुछ और है। ज़हरा बयानी ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर लिंकन्स इन रिप्रेजेंटेटिव कमेटी। ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके बारे में जब हमें पता चला है और हम वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर, तो हम ऑलरेडी बड़े इम्प्रेस थे, और फिर आपसे जब अभी थोड़ी ब्रेक में बात हुई है तो बहुत अच्छा लगा। ज़हरा, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आपके लिए पर्सनली? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, इट्स अ बिग अचीवमेंट क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए थोड़े से काफ़ी हर्डल्स थे, लेकिन फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी भी होती है कि जीती, वो भी काफ़ी लोगों की से काफ़ी लोग खड़े हुए थे इस पोजीशन के लिए, तो अच्छा लगता है, आई फील गुड। अच्छा, ये वोटिंग के ज़रिए मुमकिन होता है। एक तो हमें ज़रा प्रोसेस समझाएं कि इतने प्रेस्टीजियस इदारे की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का रुकन मुंतखब हो जाना एक पाकिस्तानी खातून होते हुए चैलेंजिंग था, हर्डल्स क्या थी, कैसे मुमकिन हुआ? जी, तो वोटिंग तो ई वोटिंग होती है। इस पोजीशन के लिए अनप्रेसिडेंटेड था कि पहले कभी 19 लोग नहीं खड़े हुए थे इस पोजीशन के लिए, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूके। तो वहाँ से भी नुमाइंदे खड़े हुए थे, एंड यू हैव टू डू ई वोटिंग एज आई सेड। उसके लिए जो हमने कैंपेनिंग की, और थोड़े मसले ये थे कि पाकिस्तान से 2 और लोग खड़े हुए थे, और बहुत शुरुआत में ही मुझे कहा गया था कि आप तो जीतेंगी नहीं, तो आप बैठ जाएं, स्टेप डाउन। तो वो ऐसी चीज़ें थी जिससे आई फेल्ट कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का वोट डिवाइड हो जाएगा और कोई और कोई और मुल्क से नुमाइंदा इलेक्ट हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें थी जिसकी खिलाफ मुझे थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन and I'm here, so I'm happy माशाल्लाह you have made it. So आप अच्छा ज़रा ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस बॉडी की आप 4 साल तक जो है इस बॉडी का हिस्सा रहेंगी, तो what kind of contribution do you make in it? मतलब क्या चीज़ें होती हैं जो आप जब इस कमेटी का मेंबर होंगी, तो how can you affect it, change things, make them better, क्या होता है?
देखिए मेरी टर्म शुरू होता है जनवरी से। मैंने एक एजेंडा ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैंने अपनी कैंडिडेट स्टेटमेंट में भी यही सबको दी थी। उसमें ये है कि एक तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ स्कॉलरशिप मिले बार करने के लिए। 55% 55% वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं इस इनमें, बिकॉज ऑफ जैसे आपने नामवर लोगों की बात की, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वजह से काफ़ी पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके पास लेकिन कभी कभी पैसे नहीं होते या तो आई वांट अ जिन्ना स्कॉलरशिप टू बी देयर। मुझसे जो पहले लोग वहाँ थे, उन्होंने जो नुमाइंदे थे, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन वो कभी अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो आई वांट कि 2 या 3 लोगों के लिए एटलीस्ट जिन्ना स्कॉलरशिप हो। उसके अलावा प्यूपिलिस्ट जो होती है वहाँ ऑब्टेन करनी बहुत मुश्किल है, वहाँ हासिल कोई बहुत कम लोग हासिल करते हैं। इवन जो यूके के लोकल रेजिडेंट्स होते हैं वो भी नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि 1 या 2 प्यूपिलिस्ट की पोजीशंस ओपन हो साउथ एशियंस एंड पाकिस्तानीज के लिए, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ भी हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है तो वहाँ भी हम शो कर सकें। एंड देन दिस इज मोर एजुकेशनल। लेकिन जब हम बात करते हैं वो चीज़ों पे जिनकी जो वेस्ट की वजह से हमें अफेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, अभी हमारे कितने लोगों की जान और माल को नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से सॉरी। तो रिलीफ वर्क में मैंने थोड़ा काम किया है, एंड आई वांट टू स्पीक ओवर देयर अबाउट नॉट ओनली रिलीफ वर्क, लेकिन उनकी क्लाइमेट चेंज की जो मसाइल हैं, मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लोग यहाँ आए, हम बात करें, हम इंटरनेशनल डायलॉग तो करें। मैंने एक लिखा था पेपर ऑन एलुमनी कि हमारे मुल्क में, और हालांकि हमारे मजहब में कहा जाता है कि एलुमनी अलाउड है, लेकिन और बाहर के ममालिक ने इनको अडॉप्ट किया है, बट अगर हम इस पर डायलॉग नहीं करेंगे और अपने कवानीन को चेंज नहीं करेंगे तो फिर हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो आई थिंक ये ऐसी बातें हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जो वहाँ पर अगर हम हाईलाइट करें और मैं हाईलाइट कर सकूं तो फिर मैं पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज तो पोर्ट्रे करूँगी, बट हम एक प्रोग्रेशन की तरफ जाएं और भी। एंड आई रियली वांट कि मैं इस चीज़ में कामयाब हो सकूं। आपने तो कमाल का एजेंडा भी सेट कर लिया ऑलरेडी, और आई होप एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप ये जितने भी आपके गोल्स हैं, पर्टिकुलरली स्कॉलरशिप से मुताल्लिक मामलात जो हैं, पाकिस्तान में कितने ऐसे डिजर्विंग बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो बार लॉ करना चाहते हैं, अगर ये जिन्ना स्कॉलरशिप हो जाए तो कमाल नहीं हो जाए फिर वैसे। अच्छा, साथ ही फाइनली ज़हरा ये ज़रूर बताइएगा कि चलें, ये तो आप 4 साल आपकी रिप्रेजेंटेशन उधर रहेगी, डू यू कम बैक टू पाकिस्तान एज वेल? और ऑब्वियसली आप जैसी होनहार और इतनी अकम्पलिश्ड लॉयर खातून होंगी तो बहुत ही, वैसे तो आई गेस इनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ से रहते हुए यहाँ से ही आप होंगी या फिर आप उधर रहते हुए यू विल बी पार्ट ऑफ दिस कमिटी? हाउ डज दैट वर्क? नहीं, मैं सॉरी जी नहीं, मैं कराची में ही बेस्ड हूँ। मैं इंग्लैंड जाऊँगी, साल में 6 से 8 मीटिंग्स होती हैं, तो आई विल बी देयर फॉर मोस्ट ऑफ देम इन पर्सन। उसके अलावा जूम भी होता है, बट आई थिंक इन पर्सन इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो आई विल डू दैट। मेरी यहाँ लॉ फर्म है ज़ारा इस्फहानी एसोसिएट्स के नाम से, और मेरे साथ 9 और लोग हैं जो मेरे एसोसिएट्स हैं। तो आई हैव अ लार्ज टीम ओवर हियर, एंड यहाँ खोलने का मकसद यही था कि एक तो ख्वाब था कि अपनी खुद की फर्म हो, लेकिन उसके अलावा ये भी था कि अपनी मुल्क में भी गिव बैक टू माय कंट्री एज वेल। तो इसलिए मैं प्रो बोनो काम भी करती हूँ अपार्ट फ्रॉम माय मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस। चलो, आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं अपने लिए भी, पाकिस्तान में मौजूद ख़वातीन वकला के लिए भी, और अब तो आप इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी ख़वातीन की पर्टिकुलरली नुमाइंदगी कर रही हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ज़ारा बयानी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मिस्र में होने वाले COP27 के इजलास में माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बहुत बिग डील है भाई। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़ंड कायम होगा, गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती नुकसान के बदले मुआवजा भी मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इजलास से खिताब किया था और मौसमी तब्दीली की शिद्दत और उससे जुड़े कुदरती तबाहियों को दुनिया के सामने पेश किया था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सितंबर में G7 इजलास की सरबराही करते हुए बताया था, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर अपनी आवाज़ उठाई थी। इजलास ने बताया, हमने आपको बताया, पाकिस्तान की करारदाद भी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की थी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान यही मामला COP27 के एजेंडे पर लाने में कामयाब रहा है, और दुनिया भर के माहिरीन ने COP27 माहदे को पाकिस्तान की शानदार कामयाबी करार दिया है। लेकिन
और अभी मतलब हम किन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं वो आपको याद दिलाना और वो आपको दोबारा से बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मसाइल हल नहीं हुए हैं और हमें कितनी बड़ी इफरीत, कितनी बड़ी आफत का सामना रहा है इस साल और हमें कितना वक्त लगेगा और मतलब हमारी हमेशा settle down करने कोशिश में। रही है कि आपको ग्राउंड रियलिटी हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, ग्राउंड रियलिटी जो हो रहा है वही आपको बताना चाहते हैं। और सबसे पहले जैकबाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुकेश रुपेटा, From हमारे जैकबाबाद। कॉरेस्पॉन्डेंट। जिस वक्त मैं जैकबाबाद के बाईपास के मकाम पर मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वो इलाका है जहाँ पर जो है 3 महीने 4 महीने पहले जब बारिश की सूरत हाल हुई थी तो पूरा जो बाईपास था और सड़कें थी वो बारिश मुतासिर से भरी हुई थी। लेकिन अब जो है तमाम के यहाँ के जो बारिश मुतासिर थे अपने इलाकों को मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके इलाकों में पानी मौजूद है। कुछ इलाकों में जहाँ पानी की निकाली नहीं हुई है वहाँ पे जो है लोग जहाँ जगह बनाकर अपनी मदद आपके तहत जो है जगह बना रहे हैं, टेंट सिटी बना रहे हैं। अभी सड़कों से जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन पानी के जो निकलने का सिलसिला है वो बहुत स्लो है। अभी भी जो जैकबाबाद में जो ज़िले में सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासर हुआ था वो था तहसील गढ़ी खिरो, वहाँ पर 60% पानी निकल चुका है। अभी भी वहाँ पे 40% पानी मौजूद है जो आस्ते आस्ते निकल रहा है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ पर जो है वह बारिश मुतासर अपने इलाकों को मुंतकिल हो गए, लेकिन उन्हें अभी भी जो है जगह अपने घरों की तामीर और अपने फसलों की उगाई के लिए बीज और खाद की ज़रूरत है, वो सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक फराहम नहीं की गई। कुछ दिन पहले सर्दियों से बचने के लिए और उन्हें अपने घरों को मुंतकिल करने के लिए राशन, टेंट और दीगर गर्म सामान जो है बारिश मुतासर में तकसीम किया गया था और वो अपने इलाकों में मुंतकिल हो गए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। इनके लिए अभी भी जो है बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, घरों की तामीर की ज़रूरत है और उनके जो बाकी इलाकों में पानी मौजूद है उनको फौरी निकालने की ज़रूरत है। जी, बहुत कुछ करने की बहुत कुछ किया भी गया है और ऐसी कोई बहुत बात कुछ नहीं है, करने लेकिन की ज़रूरत भी है। अभी हम जाफराबाद जाएंगे और साहिद बलोच हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, अब्दुल्ला बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि जाफराबाद और सोबतपुर के कई इलाकों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद है और मुतासरीन गुज़िश्ता 3 माह से मुख्तलिफ सड़कों और नहरों किनारे पनाह लेने पर मजबूर है। अगर बात की जाए इमदादी सरगर्मियों की तो मुख्तलिफ इलाकों में महदूद इमदादी सरगर्मियाँ तो जारी हैं, ताहम तहसील माजीपुर के दर्जनों देहात सरदार दाऊद खान खोसा समेत दीगर देहातों में जो सैलाब मुतासरीन इमदाद ना मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर बलूचिस्तान के वो वाहिद ज़र इलाके हैं जहाँ पर 80% अवाम का ज़रिया मौत ज़राअत से वाबस्ता है। सैलाब के बायस चावल समेत दीगर खरीफ की फसलात तबाह हुई तो सैलाबी पानी निकास ना होने के सबब अब काश्तकारों को जो है रबी और गंदम की बुवाई का मसला कटाई में पड़ा हुआ है, जिससे काश्तकारों को माशी मसाइल का सामना है। जी हाँ, लॉट नीड्स टू बी डन, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि दुनिया ने अब डिसाइड किया है कि डेफिनेटली दोज